बात है आप सभी का डाउटनेट की इंग्लिश क्लास में। और हमारा आज का जो लेक्चर है ये है लेटर राइटिंग का, जो कि राइटिंग सेक्शन का पार्ट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था उसके अंदर हमने फॉर्मेट से रिलेटेड सारी चीजें डिस्कस की थी, साथ ही साथ क्या क्या वैल्यू पॉइंट्स हो सकते हैं, किस तरीके से हमें इंट्रोड्यूस करना है, किस तरीके से हमें जो पैराग्राफ्स हैं उनमें क्या क्या चीजें हैं जो लिखनी है, ठीक है, जो बॉडी वाला पार्ट होता है किसी भी लेटर का। हमने बात की थी पिछले लेक्चर में, मैंने आपको बताया था आखिरकार कितने तरीके के लेटर्स होते हैं, साथ ही साथ मैंने आपको फॉर्मेट बताया था लेटर टू एडिटर का। हमारा जो सेक्शन बी वाला पार्ट होता है एक्चुअली वो किस चीज के ऊपर बेस्ड होता है, वो होता है राइटिंग सेक्शन के ऊपर, जिसमें अलग अलग तरीके की चीजें आपसे पूछी जाती हैं, जैसे कि लेटर राइटिंग होती है, इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जॉब एप्लीकेशन से रिलेटेड लेटर्स, इंक्वायरीज से रिलेटेड, बिजनेस लेटर्स हुए, ठीक है। वैसे ही लेटर टू एडिटर भी आपसे पूछा जाता है। हर एक टाइप का जो लेटर हमसे पूछा जा सकता है, हम उसकी प्रैक्टिस हमारी सभी क्लासेस में करेंगे, जो हमारी राइटिंग सेक्शन की क्लासेस चल रही हैं इनके अंदर। अब फॉर्मेट जो था लेटर टू एडिटर का वो हमने फर्स्ट क्लास के अंदर देखा था, ठीक है। आज की क्लास के अंदर हम क्या देखेंगे, लेटर टू एडिटर के क्वेश्चन देखेंगे, तो फॉर्मेट भी देखेंगे। वापस से मैं आपको एक बार फॉर्मेट रिवाइज करवा दूंगी और साथ ही साथ जो लेटर लिखना है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे आज की क्लास में, ताकि आपको पता चले कि जो मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको फॉर्मेट बताया था आपको वो किस तरीके से फॉलो करना है, राइट। मैंने आपको फॉर्मेट बताया था लेक्चर नंबर 1 के अंदर। आइए उस फॉर्मेट को हम एक बार वापस से समराइज कर लेते हैं, ठीक है। वापस से हम एक बार उसे देख लेते हैं ताकि आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करें हमें पता हो कि हमने क्या पढ़ा था और हम उसको किस तरीके से आज अप्लाई कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस, अब 2 लोग होते हैं, कोई भी लेटर आप लिखते हैं तो एक होता है लेटर को भेजने वाला, वो हो गया सेंडर, एक होता है लेटर को प्राप्त करने वाला, मतलब जिसको लेटर मिलेगा वो हो गया रिसीवर, राइट। सो सेंडर और रिसीवर, इन दोनों के एड्रेस किस तरीके से लिखे जाते हैं। देखो, सेंडर्स एड्रेस सबसे ऊपर लिखा जाता है, ये वाला जो पार्ट होता है ना, इनको हम हेडिंग बोलते हैं। जहां हम ये एड्रेस वाला पार्ट लिखते हैं ना, ये हेडिंग वाला पार्ट होता है, ठीक है, किसी भी फॉर्मल लेटर का। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सेंडर्स एड्रेस लिखना है। सेंडर्स एड्रेस के बारे में मैंने जब आपको बताया था तो मैंने ये बोला था कि 3 लाइंस जो होंगी, उन 3 लाइंस के अंदर आप अपना एड्रेस जो है वो लिख देंगे। एग्जाम्पल, जैसे आज हम एक लेटर होगा उसको देखेंगे, ये क्वेश्चन होगा लेटर का, उसमें हम देखेंगे तो देखो सेंडर एड्रेस आप इस तरीके से 3 लाइंस में अपना कंप्लीट कर देंगे, राइट। जैसे हाउस नंबर 77/9 जल कॉलोनी न्यू दिल्ली, इस तरीके से 3 लाइंस में आपने अपना लेटर जो है जो सेंडर्स एड्रेस था वो कंप्लीट किया। उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद एक लाइन का गैप दिया जाएगा, ठीक है, लाइन 1 गैप देंगे हम। उसके बाद हम डेट लिखेंगे। डेट का एक प्रॉपर फॉर्मेट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, आज के लेक्चर में भी मैं आपको बताऊंगी। और डेट का फॉर्मेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गलत फॉर्मेट थे मैंने वो भी बताए थे, जिस तरीके से बच्चे डेट लिखते हैं अक्सर और उनके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगेन हमें एक लाइन का गैप देना है, ये भी आपको पता है। उसके बाद यहाँ पर द एडिटर लिखा जाएगा। ये चीज क्या है, ये चीज है डेजिग्नेशन। और ये किसकी डेजिग्नेशन है बेटा, ये डेजिग्नेशन है रिसीवर की। ये डेजिग्नेशन किसकी है बेटे, ये डेजिग्नेशन है रिसीवर की। तो आपने सबसे पहले सेंडर का एड्रेस लिखा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि सेंडर्स डेजिग्नेशन नहीं लिखनी है, सेंडर की डेजिग्नेशन नहीं लिखनी है, केवल रिसीवर की डेजिग्नेशन लिखनी है। यहाँ पर सीधा सीधा हम देख रहे हैं कि हम लेटर किसको लिख रहे हैं, एडिटर को लिख रहे हैं, तो हमें डेजिग्नेशन पता है कि रिसीवर की डेजिग्नेशन है कि वो एडिटर है, किसी एक न्यूज़पेपर में वो एडिटर है। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन के अंदर आपको रिसीवर की डेजिग्नेशन दी हुई हो, वो आपको अपने मन से बनाकर लिखनी है। क्लियर। सो यहाँ पर हमने लिखा द एडिटर, आफ्टर दैट हमने लिखा द हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली। ये जो हो गया, ये क्या हो गया बेटा, रिसीवर का एड्रेस हो गया। रिवाइज करवा रही हूं मैं आपको, ठीक है, रिसीवर्स एड्रेस ADD, ये रिसीवर का एड्रेस हो गया।
अब उसके बाद मैंने वापस से बताया था एक लाइन का गैप लिखना है, देन हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बारे में अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था सब्जेक्ट मस्ट बी शॉर्ट एंड क्रिस्प एंड टू द पॉइंट, कि कैसा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, एंड टू द क्रिस्प नहीं, आप यहां पर लिखेंगे टू द पॉइंट होना चाहिए। टू द पॉइंट मतलब एक्चुअल में आपके लेटर लिखने का एम क्या है, आप ये लेटर क्यों लिख रहे हैं, वो आप चीज सब्जेक्ट में लिखेंगे। राइट, एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट क्लास में भी दिया था कि मान लीजिए आपका एम है कि आप अथॉरिटीज का जो अटेंशन है वो ड्रॉ करना चाहते हैं, किसकी तरफ, आप अथॉरिटीज का अटेंशन ड्रॉ करना चाहते हैं टुवर्ड्स दी पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स, की पुअर कंडीशन जो है रोड्स की, उनकी तरफ आप उनका ध्यान जो है वो डालना चाहते हैं। तो आपने एम लिख दिया, क्या एम हुआ, पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स। 3 to 4 words or maximum 4 to 5 words, these are the maximum limits। 4 to 5 words मैक्सिमम लिमिट है, इस मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस आपको नहीं करना है, शॉर्ट होना चाहिए, और उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद रीडर को ये पता चल जाए कि आखिरकार एम क्या है, इस लेटर को लिखने का पर्पस क्या है। राइट, आफ्टर दैट अगेन वी विल लीव अ लाइन एंड देन रिस्पेक्टेड सर। या तो मैंने बोला था आप रिस्पेक्टेड सर लिखिए या केवल आप सर लिखिए, डियर सर वगैरह हमें नहीं लिखना है। राइट, एक चीज का और मैंने बोला था कि आपको ध्यान रखना है, जो कि क्या थी, आपको कॉमास नहीं लगाने हैं कहीं भी। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि हेडिंग में जहां पे भी सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे कॉमा लगाएंगे। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि हाउस 77/9, इसके बाद बच्चे कॉमा लगा देते हैं, फिर लिखेंगे वो जल कॉलोनी, इसके बाद बच्चे कॉमा लगा देते हैं। सो वी हैव टू अवॉइड दिस, वी नीड टू अवॉइड दिस। जरूरत है इस चीज की कि हमें कॉमास जो है वो अवॉइड करने हैं, हमें नहीं लगाने कहीं भी कॉमास। आफ्टर दैट हम बॉडी लिखेंगे लेटर की। राइट, बॉडी को मैंने बोला था कि आप 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करेंगे, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 एंड पैराग्राफ 3। पैराग्राफ 1, 2 एंड 3। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आप एम लिखेंगे एंड इंट्रोडक्शन लिखेंगे। राइट, दूसरे पैराग्राफ के अंदर आप क्या लिखेंगे, 3 प्रॉब्लम्स लिखेंगे। ठीक है, कितनी प्रॉब्लम लिखेंगे, 3 प्रॉब्लम लिखेंगे। 3 प्रॉब्लम कौन कौन सी लिखेंगे, जो भी आप जिस भी इशू को राइज करना चाहते हैं, जिस भी इशू के बारे में आप बताना चाहते हैं अथॉरिटीज को या रीडर्स को, आप उस इशू की वजह से क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं उनको जरूर लिखें। एंड आफ्टर दैट लास्ट जो है वो होता है कंक्लूजन, थर्ड पैराग्राफ जो होता है। राइट, तो इन चीज का ध्यान रखना, 3 पैराग्राफ्स में आपको डिवाइड करना है अपना बॉडी वाला पार्ट। कंक्लूजन के अंदर आप सॉल्यूशंस दे सकते हैं, कितने, मैक्सिमम 2, मतलब 2 ही देना, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, 2 सॉल्यूशंस दीजिएगा। एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि जो वर्ड लिमिट आपको दी गई हो उसका आप खास तौर से ध्यान रखेंगे। ठीक है, 150 to 200 वर्ड्स की अक्सर वर्ड लिमिट दी जाती है। सो 150 या 170 वर्ड्स के अंदर आप सोचिएगा कि आपको कंप्लीट करना ही करना है। क्लियर? अब अगेन आपकी बॉडी कंप्लीट हो गई, फिर आपने लीव अ लाइन, देन थैंकिंग यू, देन अगेन लीव अ लाइन, देन योर्स सिंसियरली। एक बात का और ध्यान मैंने आपको बताया था, आज वापस से रिपीट करूंगी, योर्स को आप ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। आइए आज अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन से हमें ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा कि प्रॉब्लम्स कैसे लिखनी है, सॉल्यूशंस कैसे लिखने हैं, एड्रेस कैसे लिखने हैं, सब्जेक्ट कैसे लिखना है। हमारा आज का जो क्वेश्चन है बच्चे वो ये है कि योर ग्रैंडफादर इज वेरी अपसेट about the rising prices and keeps thinking of his olden times when things were very cheap। अब यहाँ पर बात किसकी हो रही है कि भाई आप अपने ग्रैंडफादर के पास बैठे थे और आपने उनसे सुना कि वो बहुत ज्यादा परेशान है, वो बहुत ज्यादा कंसर्न है या अपसेट है। किस चीज को लेकर? अपसेट मतलब उदास है
किस चीज को लेकर? राइजिंग प्राइसेस को लेकर, कि ये जो रोज जो प्राइस बढ़ रहे हैं उनको लेकर आपके ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा परेशान हैं एंड कीप्स थिंकिंग, और लगातार ये सोचते रहते हैं ऑफ हिज ओल्डन टाइम्स, अपने पुराने जमाने के बारे में। और वो पुराना जमाना कौन सा था बेटा? जब चीजें बहुत ज्यादा चीप हुआ करती थी। ठीक है, तो वो लगातार सोचते हैं राइजिंग प्राइसेस के बारे में और अपने पुराने समय के बारे में। व्हेन थिंग्स वर वेरी चीप, जो चीजें थी वो बहुत ज्यादा सस्ती होती थी। You are convinced that inflation has made life difficult for the common man. What is inflation? Inflation is महंगाई. So you are convinced, आप इस बात से सहमत हैं. What is convinced? कि आप इस बात से पूरे तरीके से सहमत हैं that inflation, कि जो महंगाई है has made life difficult, उसने जिंदगी को बहुत ज्यादा difficult बना दिया है। किसकी जिंदगी? common man। ठीक है, एक आम आदमी जो होता है उसकी जिंदगी को कहीं ना कहीं महंगाई ने बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक बना दिया है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया है, और उस चीज को बेयर करना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है एक कॉमन मैन के लिए। बिकॉज यू ऑल नो कि महंगाई तो बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है चीजों की, लेकिन जो इनकम है एक कॉमन मैन की वो नहीं बढ़ रही। तो उस सेम इनकम में हाई प्राइस पर अपनी फैमिली के डेली एक्सपेंसेस को चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एक्सपेंसेस इज खर्चे, ठीक है, एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, तो खर्चों को चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? सी, अब हमें लिखना है एक लेटर एडिटर को न्यूज़पेपर के, एस्क्राइबिंग द डिफिकल्टीज। एस्क्राइबिंग, वैसे हिंदी में एस्क्राइबिंग को अंकित करना बोलते हैं, लेकिन अंकित मतलब हमें पॉइंट आउट करनी है वो सभी डिफिकल्टीज जो फेस करती हैं पुअर फैमिलीज, मतलब गरीब फैमिलीज जो हैं, वो जो भी डिफिकल्टीज फेस करती हैं, किस चीज की वजह से? महंगाई की वजह से, राइजिंग प्राइस की वजह से। एक बात सोचिए, अब हम लेटर जब लिखने जा रहे हैं उससे पहले क्यों ना हम डिस्कस कर लें एक बार कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं महंगाई की वजह से। देखिए, सबसे पहले आप बताएंगे, एक बार मैं आपको वैसे ही डिस्कस कर रही हूँ कि सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन जब देंगे अपने लेटर का, तो आप उसमें जरूर ये बताएंगे कि जो अथॉरिटीज हैं, जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं, उनका अटेंशन ड्रॉ करना चाहते हैं टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स द राइजिंग प्राइस एंड इन्फ्लेशन। साथ ही साथ आप वहां पर ये भी बताएंगे कि आप उनका अटेंशन लाना चाहते हैं किस चीज के ऊपर? कि राइजिंग प्राइस की वजह से जो डिफिकल्टीज फेस कर रहा है कॉमन मैन। राइट, अब उसके बाद आ जाएगा हमारा सेकेंड पैराग्राफ, जिसके अंदर हमें 3 प्रॉब्लम्स लिखनी है। क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम वहां पर बता सकते हैं कि महंगाई जो है वो एक बहुत ही तय की हुई दर से बढ़ रही है। ठीक है, लगातार हर महीने या हर साल देखें तो लगभग महंगाई जो है वो बढ़ रही है, लेकिन जो इनकम है एक कॉमन मैन की वो कहीं ना कहीं नहीं बढ़ रही। अब जब इनकम नहीं बढ़ रही और महंगाई बढ़ रही है, तो उसकी वजह से जो डेली एक्सपेंसेस है फैमिली के, एक कॉमन मैन की, वो पूरे नहीं हो पा रहे और वो उस चीज को बेयर नहीं कर पा रहा। फर्स्ट प्रॉब्लम ये हो गई। सेकंड प्रॉब्लम, जब वो डेली एक्सपेंसेस को बेयर नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से वो डिप्रेस हो रहा है। ठीक है, वो डिसअपॉइंट हो रहा है, वो डिजेक्शन फेस कर रहा है, मतलब निराश हो रहा है, उदासी फेस कर रहा है। कहीं ना कहीं ये चीजें आगे जाकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, बिकॉज अगर आप खुश नहीं हैं और अगर आप अपने डेली एक्सपेंसेस पूरे नहीं कर पा रहे हैं, एंड इफ यू आर फेसिंग डिफिकल्टी इन योर लाइफ, इन योर डेली लाइफ, सो आपको वो चीज एक तरीके से बहुत ज्यादा डिप्रेस भी कर सकती है। राइट, सो आपकी फैमिली पर भी उस चीज का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ये चीज आप वहां लिख सकते हैं। तीसरी चीज, अब 2 प्रॉब्लम्स हमने लिख दी। पहली हमने लिखी कि वो अपने डेली एक्सपेंसेस ढंग से नहीं चला पा रहा। दूसरी चीज लिख दी, डेली एक्सपेंसेस जब ढंग से नहीं चला पा रहा, उसकी वजह से वो डिजेक्टेड और डिसअपॉइंटेड फील कर रहा है। तीसरी प्रॉब्लम हमने क्या लिखेंगे? तीसरी प्रॉब्लम हम लिखेंगे कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे के लोग होते हैं, राइट, कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे के लोग होते हैं उनको तो और भी ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है। तो इस तरीके से हमने वो प्रॉब्लम्स लिख दी। अब जब हमने ये प्रॉब्लम्स लिखी, उसके बाद हम इसके सोल्यूशन लिखेंगे या फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे। राइट, तो हम उसको कंक्लूड करते हुए क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि हम चाहते हैं कि आपके इस न्यूज़पेपर के जरिए इन अथॉरिटीज का ध्यान इधर की तरफ आए कि जो महंगाई है उसको इस तरीके से ना बढ़ाया जाए, या तो इनकम है वो भी बढ़े। राइट, और महंगाई अगर इस दर से बढ़ रही है तो कुछ ना कुछ स्टेप्स जो है इस चीज के ऊपर लेने चाहिए, बिकॉज सोसाइटी जो है वो एक बैड टर्न ले रही है। इस तरीके से हम हमारा बॉडी जो होगा लेटर का वो फ्रेम कर सकते हैं। आइए जानते हैं अब हम इस चीज को लिखेंगे कैसे।
ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत में जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि आपको लिखना क्या होता है बेटा, आपको लिखना होता है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस आप सभी को पता है, या मैं हिंदी में यहां पर लिख भी देती हूं, भेजने वाले का पता। पत्र भेजने वाले का एड्रेस आप सभी को पता होगा, ठीक है। चलिए पूरा लिख दो एड्रेस। मैंने आपको बोला था 3 लाइंस में कंप्लीट हो जाना चाहिए, यहां पर हमने 3 लाइंस में हमारा एड्रेस कंप्लीट कर दिया। इस वाले पोर्शन को हम हेडिंग बोलते हैं। यहां पर हमने कहीं भी कॉमा लगाया नहीं। एक बात का और ध्यान रखना मेरे बच्चे, ये जो बोल्ड में मैंने लिखा है ये आपको एग्जाम्स में नहीं लिखना, ये केवल क्लैरिटी के लिए मैंने लिखा है कि आपको ध्यान रहे कि अच्छा ये सेंडर्स एड्रेस है, ओके ये डेट है, ये रिसीवर्स डेजिग्नेशन है, या फिर ये एड्रेस है। ये चीज आपको ध्यान रहे इसलिए मैंने यहां पर लिखी है। ये बोल्ड वाली चीज आपको आपके एग्जाम में नहीं लिखनी बच्चा, ठीक है। साथ ही साथ कुछ बच्चे बोर्ड्स एग्जाम में क्या करते हैं कि इंपॉर्टेंट चीजों को मतलब अंडरलाइन करते हैं, राइट, उनको अंडरलाइन करने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें से कुछ भी अंडरलाइन मत कीजिएगा अपने एग्जाम में। ये वाला जो हेडिंग वाला पार्ट है इसमें से कुछ भी अंडरलाइन मत कीजिएगा, गलत हो जाएगा, वो फॉर्मेट में नहीं आता है, ठीक है। चलो उसके बाद 4 अक्टूबर 2020 मैंने आपको डेट्स के अलग अलग फॉर्मेट बताए थे जो गलत है। वापस से रिकॉल कर लेते हैं। 4/2/2020 ये गलत फॉर्मेट है। 4/2/2020 ये भी गलत है। 4 और कैसे लिखते हैं, हाँ जून 4/2020 ये भी गलत है। ये अलग अलग फॉर्मेट्स में हम डेट लिखते हैं अक्सर, और ये सारे फॉर्मेट्स गलत है। करेक्ट फॉर्मेट ये है 4 अक्टूबर 2020। ये हमने एक डेट लिख दी। एग्जाम में ये डेट बोल्ड में ऐसे आपको नहीं लिखनी, केवल इतना पार्ट लिखना है, ये मत लिखना, ये मैंने सिर्फ अभी आपको बताया है। क्लियर? देन अगेन लीव अ लाइन, है ना। आफ्टर दैट रिसीवर्स डेजिग्नेशन। रिसीवर्स जिसे रिसीव होगा लेटर, जिसको भी लेटर मिलेगा, यहाँ पर लेटर किसे मिलेगा, हमारा टाइटल क्या है, लेटर टू एडिटर, तो एडिटर को लेटर मिलेगा। तो हमने लिखा द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। तीनों लाइंस में हमने लिख दिया। इनके बीच में कोई भी गैप हमने नहीं दिया है, ना ही कोई कॉमा हमने यहाँ पर लगाया है, राइट। ये 3 चीज आपको आई होप समझ में आई होंगी। फर्स्ट सेंडर्स एड्रेस, देन लीव अ लाइन, then date, then leave a line, then receiver's designation and address. Remember one thing, आपको सेंडर्स डेजिग्नेशन नहीं लिखनी। आप कहीं एग्जाम में कंफ्यूज हो कि क्योंकि हमने रिसीवर का डेजिग्नेशन लिखा है, सो डू वी हैव टू राइट द सेंडर्स डेजिग्नेशन ऑल्सो? नो, यू डू नॉट हैव टू राइट सेंडर्स डेजिग्नेशन। आपको सेंडर की डेजिग्नेशन नहीं लिखनी है। क्लियर? आफ्टर दैट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट राइजिंग प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन। बढ़ते प्राइसेस की जो दाम है वो चीजों के बढ़ रहे हैं, एंड इन्फ्लेशन महंगाई। आपको याद होगा मैंने सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बात एक आपको बताई थी, और वो बात क्या थी? वो बात ये थी कि सब्जेक्ट शॉर्ट, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट होना चाहिए। शॉर्ट, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट सब्जेक्ट को होना चाहिए। नॉट मोर देन 4 to 5 वर्ड्स, नॉट मोर देन 4 to 5 वर्ड्स। 4 to 5 वर्ड से ज्यादा का सब्जेक्ट आप नहीं लिखेंगे। सब्जेक्ट के अंदर आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हैं। सबसे पहली चीज, जो रिसीवर होता है वो पढ़ता है उस लेटर के अंदर, वो होता है सब्जेक्ट, की आखिरकार उसे पता चले कि उसको एक लेटर आया है, वो किस चीज पर आया है। इनफॉर्मल लेटर जब हम लिखते हैं ना, उसके अंदर हम सब्जेक्ट नहीं लिखते, लेकिन फॉर्मल लेटर्स के अंदर हम हमेशा सब्जेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पर ये फॉर्मल लेटर ही है, इसके अंदर हमें सब्जेक्ट लिखना है, और वो सब्जेक्ट है राइजिंग प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन, राइट। इसके अलावा अगर आप हाँ, ये हमने 4 वर्ड्स के अंदर यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेटर, विच इज द बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ लेटर पर आ जाते हैं। रिस्पेक्टेड सर हमने लिखा, रिस्पेक्टेड सर लिख सकते हैं, या फिर आप ओनली सर भी लिख सकते हैं। पर ये ऐसे मत लिख देना रिस्पेक्टेड सर और फिर ये लगा के सर लिख रहे हो, नहीं।
एक चीज लिखो, या तो रिस्पेक्टेड सर लिखो या केवल सर लिखो, कॉमा मत लगाना बाद में, यहां नहीं लगा हुआ है आपको भी नहीं लगाना है। क्लियर? इस चीज में कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। सी, यहां पर ये फर्स्ट पैराग्राफ है जो हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे लेटर की, ये फर्स्ट है। यहां पर मैंने आपको देखो यहां लिखा है एम एंड इंट्रोडक्शन, तो ये वाला पैराग्राफ जो है इसके अंदर हम एम एंड इंट्रोडक्शन लिखेंगे। आई होप यू ऑल रिमेंबर कि लेक्चर नंबर 1 जो हुआ था, लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने क्या किया था, आपको कुछ वैल्यू पॉइंट्स और कुछ स्टार्टिंग लाइंस बताई थी जो आपको सेम अपने लेटर के अंदर लिखनी है। आप देखना वही लाइंस मैंने यहां पर लिखी हैं। कैसे हमने शुरुआत की, आप यहां पर इस तरीके से शुरुआत नहीं करेंगे कि आप अपनी सिटी का वेदर बता रहे हैं या फिर सामने वाले की सिटी का वेदर पूछ रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पर सब अच्छा है, मैं आशा करता हूं आपके वहां पर भी सब अच्छा होगा। नहीं, हम यहाँ पर डायरेक्ट बात करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर उससे उसकी तबीयत, हालत, स्वास्थ्य, मौसम, इनके बारे में बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं, इसीलिए हम सीधा डायरेक्ट टॉपिक पर ही रहेंगे और जो इंट्रोडक्टरी लाइंस मैंने आपको बताई थी आप वो ही यहाँ पर लिखेंगे। देखिए, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन which has made life difficult for the common man। अब सीधा सीधा यहाँ पर हमने ये बोला कि आपका जो एस्टीम्ड, जो बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है, ठीक है, उसके जरिए, थ्रू मतलब उसके जरिए, उसकी मदद से, कॉलम्स मतलब आप सभी को पता है कि जो न्यूज़पेपर होता है उसमें अलग अलग कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स मतलब कहीं पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई मैट्रिमोनियल साइट के बारे में लिखा होगा, यहाँ पर वो जॉब वैकेंसीज के बारे में लिखा होगा, कोई एक फ्रंट पेज होगा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज छपी होगी, अलग अलग कॉलम्स होते हैं एक न्यूज़पेपर में, राइट। सो यहाँ पर भी हम यही बोलेंगे कि आपके न्यूज़पेपर जो इतना फेमस है उसके जरिए हम क्या करना चाहते हैं, आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं किस चीज की तरफ, टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन महंगाई की ये जो प्रॉब्लम है इसकी तरफ, विच हैज मेड लाइफ डिफिकल्ट फॉर द कॉमन मैन। देखिए, टुवर्ड्स के बाद ये वाला जो पार्ट होता है, आई टोल्ड यू यहाँ पर आप पर्पस लिखेंगे या फिर लिखा है ना एम लिखेंगे कि आप आखिरकार लिख क्यों रहे हैं, या फिर आप सब्जेक्ट लिख सकते हैं। जो चीज आपने यहां सब्जेक्ट में लिखी है वो चीज भी आप यहां टुवर्ड्स के बाद लिख सकते हो। जैसे हमने लिखा द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन विच हैज मेड लाइफ डिफिकल्ट फॉर द कॉमन मैन, ये लाइंस हमने हमारे क्वेश्चन से उठाई कि इन्फ्लेशन हैज मेड लाइफ डिफिकल्ट फॉर द कॉमन मैन, क्योंकि हम पर्पस बता रहे हैं तो इसीलिए हमने यहां पर बताया कि हम जो अथॉरिटीज हैं उनका ध्यान इधर की तरफ लाना चाहते हैं। किसकी तरफ? कि जो भी प्रॉब्लम्स सोसाइटी फेस कर रही है इन्फ्लेशन की वजह से, जिसने कॉमन मैन की लाइफ को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एम एंड इंट्रोडक्शन हो गया। ये पैराग्राफ 1 हमारा यहीं पर खत्म हो गया। उसके बाद हम आएंगे पैराग्राफ 2 के ऊपर। सो आई होप पैराग्राफ 1 आपको समझ में आया कि पैराग्राफ 1 के अंदर वो कौन सी चीजें हैं जिनका हमें बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। ये लाइंस मैंने आपको लिखवाई हैं, यहां तक की लाइंस जो हैं वो हर एक लेटर टू एडिटर में सेम रहेंगी। आपको केवल जो प्रॉब्लम और जो एम है वो आपका चेंज हो जाएगा, जैसा भी क्वेश्चन आपको दिया होगा एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सो नकल में अकल की जरूरत होती है ना, तो यहाँ पर थोड़ी सी अकल आपको लगानी होगी, क्योंकि मैं आपको फॉर्मेट बता रही हूँ। मैं आपको वो इंपॉर्टेंट लाइंस बता सकती हूँ जिन्हें आप यूज कर सकते हैं अपने लेटर में, राइट। नेक्स्ट यहां पर आ जाता है पैराग्राफ 2, ये पूरा स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड पैराग्राफ के अंदर हम इफेक्ट लिखते हैं। ये हमने लिखा इफेक्ट 1, उसके बाद आएगा इफेक्ट 2 एंड इफेक्ट 3। सो सेकेंड पैराग्राफ में ये सारी चीजें एक साथ आएंगी। यहां पर आपको पैराग्राफ चेंज नहीं करना ना ही आपको एग्जाम में ये इफेक्ट लिखना है कि ये हमने इफेक्ट 1 बताया, ये इफेक्ट 2 बताया, ये इफेक्ट 3 बताया, नहीं। एग्जामिनर अपने आप समझ जाएगा, ठीक है। चलो, सो हमने बोला कि नाउअडेज प्राइसेस आर राइजिंग एट अ कंपाउंडेड स्पीड। कंपाउंडेड मींस कि एक तय की हुई स्पीड पर, कि लगातार कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी करके जो महंगाई है
वो रोजाना बढ़ती ही जा रही है। तो उन्होंने बोला कि नाउअडेज, आजकल क्या हो रहा है कि जो प्राइजेस है आर राइजिंग, वो बढ़ रहे हैं एट अ कंपाउंडेड स्पीड। कंपाउंडेड मीन्स एक तय की हुई स्पीड पर। इट वॉज नॉट सो इन अर्लियर टाइम्स। अब वो ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा अर्लियर टाइम्स, पहले के समय में, ऐसा पहले के समय में नहीं था। अब यहां पर हमने ऐसा पहले के समय में नहीं था ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि आपको याद होगा कि हमारा जो क्वेश्चन था उसमें यही था कि ग्रैंडफादर बहुत अपसेट है किस चीज को लेकर, राइजिंग प्राइस को लेकर, और वो लगातार सोचते रहते हैं कि उनके पुराने समय में चीजें कितनी सस्ती थी। इस चीज को ध्यान में रखकर ही आपने यहाँ पर लिखा कि आज के समय में जो दाम है वो बढ़ रहे हैं तय की हुई तेजी पर, और ऐसा पुराने समय में नहीं था। आपको ऐसा कैसे पता चला? क्योंकि आपके दादाजी ने बताया और वो उदास थे इस बात को लेकर, है ना। तो वो चीज आप यहाँ मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन आप उस चीज का एक कंक्लूजन दे देंगे कि ऐसा पुराने समय में नहीं था, when things were very cheap, जब चीजें बहुत ज्यादा सस्ती होती थी, and were within the reach of almost everyone, और लगभग, almost is लगभग, reach मतलब होता है पहुंच, तो लगभग सभी की पहुंच के अंदर होती थी। मतलब ऐसा नहीं था एक आम आदमी जो था वो आराम से अपने रोजमर्रा के खर्चे चला पाता था, जितनी उसकी आय होती थी, महंगाई इतनी ज्यादा नहीं होती थी, वो आराम से अपना खर्चा चला सकता था। तो कहने की बात यहाँ पर यही है, हमने बताया कि जो प्राइस है वो दिन प्रतिदिन या डेली बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं कंपाउंडेड स्पीड पर, एंड इट वाज नॉट सो इन अर्लियर टाइम्स, ऐसा पुराने समय में नहीं था जब चीजें बहुत ज्यादा सस्ती थी और लगभग सभी लोगों की पहुंच के अंदर थी, राइट। On one hand, the prices are rising, but on the other, the income levels remains the same. कि एक तरफ क्या हो रहा है, जो प्राइसेस है, जो दाम है वो बढ़ रहे हैं, बट लेकिन on the other, दूसरी तरफ the income levels remain the same. कि जो इनकम का लेवल है, इनकम इज जो भी आप कमाते हैं, जो आपकी आय होती है, जो आपकी सैलरी आती है, ठीक है, आप कितना कमा लेते हैं, आपकी आय क्या है, आपकी इनकम क्या है। तो वो कह रहे हैं कि एक तरफ, ऑन वन हैंड, एक तरफ द प्राइसेस आर राइजिंग, प्राइस बढ़ रहे हैं, बट ऑन द अदर, लेकिन दूसरी तरफ द इनकम लेवल रिमेन्स द सेम, कि जो इनकम का लेवल है वो सेम रह रहा है। प्राइस का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बट इनकम इज ऑन द सेम लेवल, राइट। सो अगर इनकम सेम लेवल पर रहेगी और प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ सकता है। तो वो यही चीज हमने यहां पर लिखी, द शार्प राइज इन प्राइसेस हैव क्रश्ड द कॉमन मैन। और ये जो इतना ज्यादा तेजी से एक राइज हो रहा है, शार्प राइज हो रहा है, ग्राफ इस तरीके से जो ऊपर बढ़ रहा है, दिस इज शार्प राइज, ठीक है। जो ये राइज हो रहा है दामों के अंदर, have crushed the common man, इसने कॉमन मैन को क्रश कर दिया है, मतलब कुचल दिया है। और कुचल कैसे दिया? बिकॉज एक कॉमन मैन क्या करेगा कि वो अपने डेली एक्सपेंसेस कैसे चलाए, बच्चों की फीस होती है, खाना होता है, ठीक है, कन्वेंस होता है, बहुत सारी चीजें लाइफ में होती है जिनका उसे ध्यान रखना होता है। सो वो कह रहे हैं कि जो शार्प राइज होते हैं प्राइसेस के अंदर, की जो भी दाम है उनमें बहुत ज्यादा मतलब कि बढ़ रहा है वो, एंड हैव क्रश्ड द कॉमन मैन। और उसने क्या किया है कि जो आम आदमी है, जो कॉमन मैन है, उसकी लाइफ को क्रश कर दिया है। ही कैन नॉट बियर इवन द डेली एक्सपेंसेस ऑफ हिज फैमिली। और वो क्या नहीं कर सकता? ही कैन नॉट बियर, वो नहीं झेल सकता या झेल पा रहा है डेली एक्सपेंसेस, डेली के जो खर्चे होते हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस लिख देती हूँ, खर्चे, कि जो रोजमर्रा के खर्चे हैं, उसकी खुद की फैमिली के, कहीं ना कहीं उन खर्चों को वो झेल नहीं पा रहा। पहला इफेक्ट हमने इतना लिखा। क्या लिखा हमने? आजकल प्राइसेस एक कंपाउंडेड स्पीड पर बढ़ रहे हैं। ऐसा पहले के समय में नहीं होता था। पहले के समय में चीजें बहुत सस्ती, चीप होती थी और लोगों की पहुंच के अंदर होती थी। अब इनकम उतनी ही रह गई है, लेकिन दाम बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ गई है
और इसकी वजह से कॉमन मैन इज टोटली क्रश्ड और वो अपने डेली एक्सपेंसेस नहीं निकाल पा रहा। अब जब वो अपने डेली एक्सपेंसेस नहीं निकाल पा रहा, पहला इफेक्ट ये हो गया, उसके कारण एक और इफेक्ट उसकी लाइफ पर पड़ रहा है। वो इफेक्ट क्या होगा कि दिस इज गिविंग राइज टू डिसअपॉइंटमेंट्स एंड रिजेक्शन इन देयर लाइफ, कि ये चीज क्या कर रही है, राइज कर रही है। किस चीज को राइज कर रही है? डिसअपॉइंटमेंट्स एंड रिजेक्शन। किस चीज को बढ़ा रही है? जब वो अपने डेली एक्सपेंसेस लाइफ के नहीं बियर कर पाएगा, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आएंगी बेटा? उसकी वजह से वो डिसअपॉइंटेड, मतलब कि निराशा, और डिजेक्शन, डिजेक्शन इज उदासी, वो अपनी लाइफ में फील करेगा। और अगर एक कॉमन मैन अपनी लाइफ में डिजेक्शन और डिसअपॉइंटमेंट फील करता है तो उसकी फैमिली के ऊपर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, उसके बच्चों के ऊपर, उसकी वाइफ के ऊपर, या फिर हस्बैंड के ऊपर, सभी के ऊपर, ठीक है, उनके मॉम डैड के ऊपर, सभी के ऊपर उस चीज का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। थर्ड इफेक्ट, देयर इज इवन मोर प्रेशर ऑन द फैमिलीज विच आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। थर्ड बोला कि देयर इज इवन मोर प्रेशर। अब इन पर तो, कॉमन मैन के ऊपर तो प्रेशर है ही है, साथ ही साथ वो लोग जो पॉवर्टी लाइन के भी नीचे, गरीबी रेखा इसको हिंदी में बोला जाता है, और पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग हैं उनके लिए तो ये चीज और भी ज्यादा प्रेशराइजिंग है। तो हमने इसमें, आपने देखा, हमने सब चीजें इंक्लूड कर दी, ठीक है, कि वो डिसअपॉइंटेड फील करेगा, डिजेक्टेड फील करेगा, कॉमन मैन साथ ही साथ हमने कवर किया। अब हम उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि सोसाइटी में जिनके ऊपर इन्फ्लेशन का इफेक्ट पड़ेगा उन सभी के बारे में हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कि वो सभी लोग क्या क्या प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं, राइट। सो हमने लिखा कि पॉवर्टी लाइन के जो नीचे हैं लोग, उनको तो और भी ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है। करप्शन इज ऑल्सो ऑन द राइज। अब ये आ गया थर्ड इफेक्ट, ये शुरू हो जाता है थर्ड इफेक्ट की, क्योंकि इनकम सेम है, प्राइस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से करप्शन बढ़ रहा है। प्रॉब्लम है ना ये एक, कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। टू अवॉइड अ फाइनेंशियल क्राइसिस। अब फाइनेंशियल क्राइसिस क्या होती है? कि जो इनकम की कमी हो रही है ना घर में, फाइनेंशियल मतलब पैसे से रिलेटेड जो क्राइसिस, जो आपदा या जो प्रॉब्लम, परेशानी आ रही है लाइफ के अंदर, उसको खत्म करने के लिए लोग करप्शन कर रहे हैं। अब अपनी इनकम को इतना तो बनाएं कि डेली एक्सपेंसेस चला पाएं, उसके लिए वो करप्शन करेंगे। करप्शन जो है वो सारी बीमारियों की जड़ है, सारी गंदी चीजों, सारी बुराइयों की जड़ है। तो वही चीज हम लिखेंगे कि पीपल आर टर्निंग टुवर्ड्स ब्राइबरी, घूसखोरी हिंदी में बोलते हैं इसको। रिश्वत खाते हैं ना लोग, तो लोग क्या हो रहे हैं? घूसखोरी की तरफ बढ़ रहे हैं, विच इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल्स, जो कि जड़ है इन सभी बुराइयों की। पूरे कंट्री में जो एक बहुत बड़ी बुराई है, उसकी जड़ें क्या हैं? उसकी जड़ें हैं करप्शन और ब्राइबरी। लोग घूस खाएंगे, करप्शन करेंगे, काला धंधा करेंगे, ठीक है, चोर बाजारी करेंगे। इन सभी चीजों से जो सोसाइटी है वो एक गलत टर्न लेगी या नहीं लेगी? तो वही हम लिखेंगे कि द सोसाइटी इज टेकिंग अ बैड टर्न ओनली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, कि सोसाइटी एक बैड टर्न ले रही है केवल और केवल किसकी वजह से? इन्फ्लेशन की वजह से। सो सेकेंड इफेक्ट में हमने लिखा, फर्स्ट इफेक्ट में हमने लिखा कि वो अपने डेली एक्सपेंसेस नहीं चला पा रहा। सेकंड में हमने लिखा कि उसकी वजह से वो डिसअपॉइंटेड और डिजेक्टेड फील कर रहा है। एंड देन इन द थर्ड इफेक्ट ही रोट कि बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं वो तो प्रेशराइज फील कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो सोसाइटी है वो एक बैड टर्न ले रही है ड्यू टू करप्शन एंड ब्राइबरी, एंड विच इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द इविल्स इन द सोसाइटी एंड इन द कंट्री, राइट। सो ये एक रूट कॉज है, ये एक जड़ है, ये कारण है बाकी सारी बुराइयों का, ठीक है। ये हमने सारे इफेक्ट्स लिख दिए। अब हम कंक्लूड करेंगे अपने लेटर को। कंक्लूड कैसे करेंगे कि भाई अब हाई टाइम आ गया है ना, दैट द कंसर्न्ड अथॉरिटीज शुड वेक अप टू दिस सोशल कॉज। हम सोल्यूशन बता रहे हैं यहाँ पे कि अब ना पानी सर के ऊपर जा चुका है। दिस इज हाई टाइम। हाई टाइम क्या होता है? जब बिल्कुल हद हो जाती है ना किसी चीज की,
कि अब सोसाइटी बैड टर्न ले रही है, सब कुछ बुरा हो रहा है। नाउ इट इज द हाई टाइम कि जो अथॉरिटीज है, कंसर्न्ड अथॉरिटीज, वो इस सोशल कॉज पर अपना ध्यान दें। जो सामाजिक कॉज है, ठीक है, कि वो अपनी आंखें खोले किस चीज के लिए, समाज के प्रति, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है सोसाइटी फेस कर रही है ड्यू टू हाई प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन, राइट? And now I am ending this letter with the hope that it will find a place in your newspaper. Ending lines मैंने आपको लिखवाई थी, so वो same ending lines आप यहाँ पर लिख देंगे। कैसे कि now I am ending this letter, कि अब मैं अपने इस लेटर का अंत कर रहा हूँ with the hope, इस आशा के साथ that it will find a place in your newspaper, कि इसको आपके न्यूज़पेपर में एक जगह मिलेगी and will act as an eye opener for the authorities। और ये लेटर जो है ये एक आई ओपनर की तरह काम करेगा अथॉरिटीज के लिए। और इस तरीके से हमने हमारा लेटर एंड कर दिया। लास्ट बचता है हमारा थैंकिंग यू, योर सिंसियरली। जो भी आप नाम लिखना चाहें वो आप नाम लिख सकते हैं। अब आप ये बोलेंगे कि क्वेश्चन में हमें नाम नहीं दिया हुआ, तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर नहीं दिया हुआ तो आप अपने मन से कोई भी नाम वहां पर लिख सकते हैं। यहाँ पे साइन नहीं करने, नाम लिखना। सो ओवरऑल हमने क्या पढ़ा बेटा? सेंडर्स एड्रेस इस तरीके से लिखेंगे, देन लीव अ लाइन, देन डेट, देन लीव अ लाइन, देन रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस, देन लीव अ लाइन, देन सब्जेक्ट, देन रिस्पेक्टेड सर, देन एम एंड इंट्रोडक्शन फर्स्ट पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में 3 इफेक्ट्स, थर्ड पैराग्राफ में एंडिंग एंड कंक्लूजन। ये लाइंस मैंने आपको एज इट इज लिखवाई थी, कंक्लूडिंग लाइंस, या आप लिख सकते हैं जितनी भी लाइंस मैंने आपको लिखवाई हैं। जैसे आप लिख सकते थे कि द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स, राइट? इस तरीके से और भी जो वैल्यू पॉइंट्स मैंने लिखवाए थे उनको आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल था कि कैसे फॉर्मेट में हमें एक लेटर लिखना है। क्लियर? अब ये चीज मैं आशा करती हूं आपको समझ में आई होगी। सो फाइनली हम लेटर टू एडिटर कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी है क्विज की। क्विज का पहला सवाल आप सभी के सामने ये रहा। इन अ फॉर्मल लेटर व्हाट इज द नेम गिवन टू द एड्रेस एंड डेट एट द टॉप? जो टॉप में हम चीजें लिखते हैं, डेट और एड्रेस, वो उसे क्या बोलते हैं हम? स्टार्टिंग, क्लोजिंग, बॉडी और हेडिंग। आई टोल्ड यू several times when I was telling you all these format and how you have to write the sender's address, receiver's address, designation. At that time I told you कि ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? आपको याद होगा कि उस समय मैंने आपको क्या बताया था? जल्दी से सोचिए और जवाब दीजिए। Next question. What would you say in the opening part of a formal letter? If you are writing a formal letter, what would you say in that opening part, right? Aim and introduction जहां पर हम लिख रहे थे, so वहां पर क्या हम चीज लिखते हैं ओपनिंग पार्ट के अंदर? Remember, ask how good the weather is in the recipient city. हम पूछेंगे कि कितना अच्छा मौसम आपकी सिटी में है। Talk about how good the weather is in your city, या आप बात करेंगे शुरुआत में ही आपके शहर में मौसम कैसा है उसके बारे में। Ask the recipient if he is hale and hearty, आप पूछेंगे रिसीवर से if he is fine and if he is totally healthy, ये सब चीजें आप उससे पूछेंगे। या फिर inform the recipient why you are writing the letter, या आप सीधा ये पूछेंगे कि भाई आप बताएंगे उनको, इन्फॉर्म करेंगे कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हैं, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब होगा हेडिंग, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब भी है ऑप्शन नंबर 4। इन्फॉर्म द रिसिपिएंट व्हाई आर यू राइटिंग। इंट्रोडक्शन, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है उसमें यही तो लिखते हैं कि हम ये लेटर क्यों लिख रहे हैं, एम क्या है हमारा, राइट? सो आज की क्लास में हमने लेटर टू एडिटर डिस्कस किया बेटा। इसका एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया। मैं आपको होमवर्क दूंगी, 5 सवाल है होमवर्क में। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 5 सवाल हैं। इनके ऊपर आपको क्या लिखना है? लेटर टू एडिटर लिखने की प्रैक्टिस करनी है, 100% प्रैक्टिस करनी है, कोशिश जरूर करनी है। सॉल्यूशंस आपके पास हैं, आप देखिए कैसे हम उन्हें लिख सकते हैं। सो आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास हमारी जॉब एप्लीकेशन के जो लेटर्स होते हैं उन्हें हम कैसे लिखते हैं, उनके लिए क्या फॉर्मेट होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। सो आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, डाउटनेट के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अब
पढ़ना हुआ आसान।